हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम आपके लिए कुछ आपकी प्रिपरेशन को आसान, सहज और इजी बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो इसके लिए आपको जानना बहुत बेहतर होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी रेंज कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे एक कोड यूज किया जाता है कि अगर आपको अपने एनिमी को हराना, अपने दुश्मन को हराना है, तो सबसे पहले आपको अपने दुश्मन के बारे में जानना होता है। सपोज करिए अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर आप सोचिए कि मुझे एनिमी के बारे में नहीं जानना है, हम लड़ाई जीत जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो कमीशन है, चाहे एसएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो या फिर आईएएस यूपीएससी हो, सभी लोग अपने एग्जाम का जब नोटिफिकेशन निकालते हैं तो नोटिफिकेशन के साथ क्या क्या पूछेंगे, क्या क्राइटेरिया होगी, क्या सिलेबस होगा, उसका एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बना करके देते हैं। आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे यूपी पीसीएस को लेकर के, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले मैं यहाँ दो वर्ड लिखूंगा और मेरे हिसाब से हर मतलब स्टूडेंट्स का मतलब कंफ्यूजन होता है। एक होता है यूपी पीसीएस और दूसरा होता है यूपी पीएससी। इसमें हमें अंतर पता होना चाहिए। अगर आप में लिखा और आप इन दोनों में अंतर पता कर लिए तो समझिए कि आप लगभग कम से कम 35% एग्जाम्स को समझते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि ये दो वर्ड लिख लेने से हम जो है कि 35-40% जो कि एग्जाम्स की अंडरस्टैंडिंग या प्रिपरेशन कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे यूपी आपका उत्तर प्रदेश हो गया, पीसीएस प्रोविंशियल, एक सेकेंड, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज मतलब प्रांतीय सिविल सेवा, प्रदेश का सिविल सेवा जो एग्जाम होता है, एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, अब उसके बारे में चलते हैं। यहां पे देखिए यूपी पीसीएस, यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, पीएससी इसका मतलब हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। लोक सेवा आयोग, अब लोक सेवा आयोग दो होते हैं, एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे धौलपुर हाउस में काम करती है, और स्टेट पीसीएस जो राज्य में काम करती हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है कि प्रयागराज इलाहाबाद में। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं लिखा होता है यूपी पीसीएस, कहीं लिखा होता है यूपी पीएससी। तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए रियल में हम क्या कर रहे हैं। लोग जनरली कहते हैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो लोग कहते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो गलत कहते हैं। यूपीएससी, मैं यहाँ पे एक नया पेज लेता हूं बैकग्राउंड के साथ, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप दिल्ली में आइए, मुखर्जी नगर हो या फिर और कहीं ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाइए, और या जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे अगर पूछेंगे तो कि आप सर किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो वो कहेंगे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो कुछ हद तक सही है, लेकिन ज्यादा जो है कि वो गलत है। क्यों गलत है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बॉडी है जो संविधान में है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर आप कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जितने एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे वो आईएएस का हो, सीडीएस का हो, या फिर एनडीए का हो, या फिर आपका ईपीएफओ का हो, या फिर आपका सीएपीएफ का हो, ये सीएपीएफ का हो, या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का हो, या इंडियन स्टैटिक सर्विस का हो, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का हो। आप सारे एग्जाम में अपीयर होते हैं।
तो आप सोचिए कैसे संभव है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग वाला जो बीटेक वगैरह किया वो होगा, स्टैटिक्स वाला इंडियन स्टैटिक्स सर्विस जो स्टैटिक्स से मास्टर कर रखे हैं, इकोनॉमिक्स से जो इकोनॉमिक्स से कर रखे हैं, ऐसा तो है नहीं कर लेंगे। जब आप कहते हैं कि हम आईएएस की तैयारी करते हैं या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, तब आप जाकर के सही बोलते हैं कि नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जाम या सिविल सर्विसेज एग्जाम। जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं तो ये आप सही बोलते हैं। तो अगर आपके सामने वाला सवाल पूछने वाला कहेगा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो मतलब आप जो है आईएएस, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं अभी लिखता हूं, एक सेकेंड, आईएएस थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, ठीक है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं टाइम दे दीजिए। आप यहां पे देखिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। जब आप कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आप आईएएस भी देते हैं और प्लस पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्लस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देते हैं आप। हमारा जो फोकस है आप पे, आज का जो टॉपिक है ये यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मतलब प्रांतीय सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम दे रहे हैं। हमारा आज फोकस यही है। जब हम यूपीपीएससी की बात करते हैं तो ये यूपीएससी की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट में आ गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये केवल पीसीएस का ही एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता है, ये पीसीएस के अलावा भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो आप बताइए क्या पीसीएस के अलावा भी जो एग्जाम होते हैं उनमें बैठते हैं? जैसे पीसीएस जे हो गया, बात समझिए, फिर उसके बाद कुछ जो वहां पे राज्य की इंटर कॉलेज की वैकेंसी आती है, क्या उनके लिए भी करते हैं? कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह का कंडक्ट करवाते, क्या आप उनके भी प्रिपरेशन करते हैं? जवाब है नहीं। आप पीसीएस की तैयारी करते हैं सर, पीसीएस की। तो ये पहला क्राइटेरिया होता है कि अब अगर आप एग्जाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंटर होते हैं तो आपके दिमाग में पूरा क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब आपको यूपीएससी, आईएएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी के बारे में डिफरेंसेस नहीं पता है, तो आप बताइए कैसे जो कि अनुमान लगा सकते हैं कि उनसे आप फाइट करेंगे जो न केवल इसके बीच में अंतर जानते हैं बल्कि जितना सिलेबस है उसका सारा का सारा उनके ऑन फिंगर पे है। दूसरी जो ट्रिक है, कम से कम 20 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मतलब 2000 क्वेश्चंस के प्लस में होते हैं, उनको कम से कम इसका 75% जो है कि मुंहजुबानी याद होता है। वो आंसर बता देंगे, साल बता देंगे कि अरे कोई घबराइए मत यार, वो उस साल पूछा हुआ था और उसी साल का पूछा हुआ है, इस बार फिर पूछ दिया है। बात समझिए। अगर आप इलाहाबाद में जाएंगे, इलाहाबाद में देखें एक से एक पंडित पड़े हुए हैं कि उनको डाटा डेट सब पता है। अब उनको यहां तक पता है कि 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सी डेट को, ईयर नहीं, कौन सी डेट को जो कि इंप्लीमेंट किया गया था, 5 फरवरी। ठीक है, तो ये सवाल पूछा है, वो लोग याद किए हैं। इतने क्लोज हिस्टोरिकल डेट उनको याद होती है, तो समझिए कि आप उनसे फाइट करने जा रहे हो। तो एक डरने वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है कि आपको कितना हार्ड वर्क और क्लियर कट चीजें पता होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक चीज बताई जाती है, आप भी सुने होंगे, एक कैट का एग्जाम होता है, एमबीए, आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती कैट का, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एमबीए लोग करते हैं। आईआईएम में जाता है, लखनऊ, आईआईएम दिल्ली, बहुत से कॉलेजेस हैं, उसमें जाते हैं तो एक एग्जाम कंडक्ट होता है जो कैट बोलते हैं। तो उसमें एक पहला फार्मूला बताया जाता है कि कितने सवाल छोड़ करके आना है। ये नहीं बताया जाए कितने सवाल अटेंड करना है, नहीं, कितने सवाल छोड़ रहे हैं, जितने करिए। 100 क्वेश्चंस में आप 10 ही करिए, लेकिन 10 जो है कि आप करेक्ट करके आइए, गलत मत करिए। मतलब गलत करेंगे तो आपका परसेंटाइल जो कि गिरेगा।
तो ऐसे ही जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके दिमाग में ना क्लियर पिक्चर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां पे आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग चले जाते हैं, मैं बता रहा हूं, यहां पे डाटा आपको मैं शेयर कर देता हूं अभी। अगर मान लीजिए 10 लाख लो, 10 लाख लोग एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं और अपीयर भी होते हैं पीसीएस में, इसमें मैं बता दूं आपको लगभग 60% ऐसे हैं, ठीक है, वो एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, अपने रोल नंबर खोजने में गड़बड़ कर लेते हैं, नहीं उनको पता चला, कोई हेल्प करता है, कोई टीचर आता है वो हेल्प करता है। दूसरी चीज, कम से कम 90% अप्रोक्सीमेटली मैं बता दूं, सिलेबस पूछ लीजिए, ठीक है, सिलेबस पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज, 95% ऐसे लोग हैं उनको ये नहीं पता कि जो मेंस होता है, जो 4 पेपर होते हैं या 5 पेपर या 6 पेपर, स्पेशली हम यहाँ यूपी पीसीएस की बात करते हैं, तो आप टोटल जो कि 6 पेपर हो गए हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2 पेपर अभी बढ़ा दिया गया है, तो जो 6 पेपर होते हैं, पहले जब 4 होता था, इनको ये नहीं पता जो पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है, और पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, ये नहीं पता पेपर 1 में क्या पूछते हैं, पेपर 2 में क्या पूछते हैं। तो समझिए कि आप कैसे एग्जाम में अपीयर होंगे, बात समझिए। तो इतना जो घनघोर मतलब दुविधा वाली बात है कि भाई हमें पता ही नहीं सिलेबस क्या है, कौन से पेपर में क्या सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो उसके अंदर जाकर के कैसे जो कि आप टॉपिक वाइज जो कि सेपरेट करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो 3 से 4 चीज ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनमें से 2 चीज मैं आज यहां आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो 4 चीज है, नंबर 1, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, मतलब पाठ्यक्रम क्या है, या फिर बोल सकते हो हिंदी में कि सामग्री जो कितना एरिया तक पूछेगा, सिलेबस। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, 10 साल, कम से कम मैं कहूंगा 10 साल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि 20 साल 15 साल तक टच कर जाइए। अगर आप 2024 में अपीयर हो गए तो आपके पास 2005 तक का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए पीसीएस का। आप कहेंगे मिलेगा कहां, मार्केट में जाइए, इतनी पब्लिकेशन है कि आपको इतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैटर दे देंगे या फिर क्वेश्चन दे देंगे कि आप कहेंगे कि बस धन्य हो गए, गंगा नहा लिए, ठीक है। तो आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। तीसरा, और आपको यह पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा सिलेबस है, मतलब कि कौन से टॉपिक से ज्यादा बार सवाल पूछे गए हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का बताऊं, इकोनॉमिक्स का, या फिर पॉलिटी का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से एक ले। इकोनॉमिक्स में दत्त सुंदरम, फिर उसके बाद आज ये कि मिश्रापुरी क्या होती, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, अब पढ़ने बैठ गए हैं तो 4 महीने इसी बुक में पढ़ेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि उनमें ऐसे ऐसे डाटा दिए गए हैं कि आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से आउटडेटेड है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पढ़ाने से टीचर कतराता है, कोई स्टूडेंट्स पढ़ने को तैयार नहीं होता है, और जो कमीशन होते हैं, यूपीएससी हो या फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सवाल यहां से अच्छे खासे पूछते हैं। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस पूछना है, वो आपका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन यहां से लपेटते हैं। जो लपेटते हैं आपके इकोनॉमिक्स में, तो आपको लगेगा कि आप पूरा दत्त सुंदरम, मिश्रापुरी, ठीक है, या फिर और जो आती हैं बहुत सी बुक्स आती है, रमेश सिंह आती है, भाई उसको पढ़ना है, ये बुक पढ़ लिया, अब ये भी बुक पढ़ लें, ये भी बुक पढ़ नहीं। इकोनॉमिक्स में आपके लिए बहुत ही
स्ट्रिक्ट, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूं कि अगर आप इन सारी बुकों में फंसे तो आप लास्ट में हार मान करके अपना बुक्स अपने अलमारी में बंद कर देंगे, कहेंगे कि इकोनॉमिक्स समझ में नहीं। जो लोग कतराते हैं पढ़ने पढ़ाने से दोनों, उनके पीछे रीजन यही होता है कि इनको सोर्स ऑफ द ओरिजिन, जो रिसोर्स है या जो सोर्स है इकोनॉमिक्स का, एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कैसे कहां से पढ़ा जाए। मैं बताऊंगा कभी कि सोर्स ऑफ द इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, सोर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या है उसको मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा और बना करके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और तब आप जब पढ़ेंगे, जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करूंगा, कब, मेंस के लिए जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा था, हालांकि प्रीलिम्स के लिए कंटिन्यू चलते रहता है, मेंस के लिए मैं शुरू करूंगा कब, जब इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा तब। तो आपके लिए पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है मित्रों, मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से, जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप बैंकिंग, बैंकिंग सबसे इजी है और सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वहां से, सबसे आसान तरीका है समझने का और पढ़ने का, पढ़ाने का और एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करने का। दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा अगर आप आते हैं जब, तो आपके पास ये होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, स्पेशली बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें एफडीआई आती है, एफपीआई आती है। कोई आपके घर का गया विदेश में कमा रहा है तो उसका कौन से अकाउंट में रखना चाहिए, कैसे रखना है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट सरप्लस क्या है, ये सारा चीजें आपको यहां से मिलेगा। बात समझ रही हो? इसके बाद जो बचा खुचा होता है, जो स्कीम होती है, योजनाएं जो गवर्नमेंट की होती है, वहां से पूछा जाता है। एग्जाम्पल, जन धन योजना, जन धन योजना कब शुरू की गई, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पता है कि कब शुरू की, ऑब्जेक्टिव, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है जो ये ऑब्जेक्टिव रखा गया, इसके पीछे क्या रीजन है। इकोनॉमिक्स की बात कर जाऊं, आप ये 4 से 5 टॉपिक मैक्सिमम आप इकोनॉमिक्स में 5 टॉपिक सेलेक्ट करिए। और ये हमारा एक फ्रेंड बता रहा है, सिलेक्टेड है, उसने कहा किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट के लिए आपके पास 5 पंचिंग पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 पंचिंग पॉइंट है तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जो होता है उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। जैसे आप कथन की बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, ये अगर कोई करता है, ठीक है, तो ये सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट होता है या जो सिविल सर्वेंट होता है या फिर जो सिविल सर्विसेज में नहीं हो पाता है, वो जब उस फील्ड से दूसरे फील्ड में जाते हैं, वही जो कि जाता बात का बतंगड़ बनाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मनोज वाजपेयी को जानते होंगे, मनोज वाजपेयी एक्टर हैं, बहुत अच्छे, मतलब नेचुरल एक्टर हैं, वो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किए थे। इसके बाद अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट रहे, लेकिन उनका भी नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? इसके बाद बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार के नाम सुने होंगे, सत्या नडेला जो शायद किसी बहुत मल्टीनेशनल कंपनी के जो कि सीईओ हैं, वो भी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन किए, नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन वो लाइफ में एक टॉप लेवल पे लोग जा करके आज जो कि अपने आप को गिने चुने चुनिंदे लोगों में गिनाते हैं। अगर शायद सिविल सर्विसेज में अगर हो गया होता तो कोई नहीं जानता मनोज वाजपेयी को, कोई नहीं, सत्या नडेला कौन है, बहुत से सिविल सर्विसेंट पढ़े हैं। तो यहाँ पे सीखने को ये मिलता है कि फेलियर से डरना नहीं है और कभी गिव अप नहीं करना है। जो मूवी एस्पिरेंट है तो उसमें मकान मालिक कहता है शुरू में
कुछ कमेंट करता है, बाद में कहता है हमें तुम्हारे अंदर वो आईएएस दिखता है, कभी गिव अप मत करना। तो सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट होता है, जो प्रिपरेशन किया होता है, मजा हुआ, वो खिलाड़ी होता है, किसी फील्ड में अच्छा कर लेता है। तो इसलिए बात का पतंगर बनाना अगर कोई सीखे या फिर कोई करता है, तो जो सिविल सर्वेंट होता है, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट होता है, या फिर सिविल सर्विसेज से सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट जब था, तो जब नहीं हो पाया किसी फील्ड में गया, बात का पतंगड़ बनाता है। तो इसलिए अगर आपके पास 5 पंचिंग पॉइंट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जन धन योजना की बात किया मैंने, जन धन योजना 5 पंचिंग पॉइंट है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, लोगों के कैश को जो कि मेन इकोनॉमिक सर्कल में डालना है, ऐसे ऐसे आप 5 जो पंचिंग पॉइंट निकाल लीजिए 5 डायमेंशन से, और अब उसको बात का पतंगड़ बना करके आप 150 वर्ड या 200 शब्द, 150, 200 या 250, यही तो वर्ड आते हैं लिखने के लिए। अब इस पे आप समझ सकते हो, अगर 5 पंचिंग पॉइंट है, एक पंचिंग पॉइंट पे अगर 25 वर्ड भी लिखेंगे तो आप 100+ चलेगा। इंट्रोडक्शन डाल दीजिए बस। तो यहां पे जो मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, कहां से पूछ रहा है सवाल, ज्यादा हमें वही पकड़ना। पता चले आप नेशनल इनकम लेकर के बैठ जाइए पढ़ने के लिए, तब तो सब बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए क्लियर है। पॉलिटी में आ जाइए, पॉलिटी में भी 5 से लेकर 7 ऐसे चैप्टर है, वहां से सवाल पूछता ही पूछता है। पहला जो टॉपिक बनेगा आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में आपका क्या आता है, पार्लियामेंट आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, इसी में पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, सेक्रेटरी सब आ जाते हैं, एमपीएमएलए। दूसरा जो बनता है आपका जुडिशरी बनती है, जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आ जाते हैं। तीसरा जो बनता है अगर बात किया जाए, फंडामेंटल राइट बनती है, डीपीएसपी बनता है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है, प्रियम्बल, ये एक में ले लीजिए। चौथा जो बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, उनको ले लीजिए। और लास्ट में अगर लेना है तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये 4 से 5 चैप्टर से यूपीएससी ज्यादा सवाल पुटअप करता है, प्रीलियम्स का हो या फिर मेंस का हो, सवाल यहीं से गवर्नेंस का बना करके, पॉलिटिक बना करके आपके साथ खेलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास 4 से 5 पॉइंट या फिर जो ट्रिक होती है समझने के, तो क्या, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये एक बात बताएं हमें कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछा है, कौन से नहीं पूछा है, कौन से एकाध क्वेश्चन पूछता है, कभी कदार पूछ देता है। तो ये आपको कहां से पता चलेगा, ये पता चलेगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल पूछे गए सवालों का बंडल होना चाहिए आपके पास। 20 साल 15 साल, हम कहें जब से एग्जाम हो रहा तब से जुगाड़ बना सकते हैं, बेस्ट है आपके लिए। आपके दिमाग में आएगा चलिए ठीक है हम इसको कर लें, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज होता है उसका क्या, देखिए बहुत अच्छा होता है उनका, लोगों का करना भी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहिए कि यही सवाल पूछेगा, नहीं, इस वजह से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप ये दिमाग में बैठा के चल रहे हैं कि नहीं हमें जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को छोड़ करके कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेना चाहिए क्योंकि यहीं से सवाल पूछेगा, नहीं, सवाल वहां से नहीं पूछता है। हाँ इतना जरूर है कि वहां से आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, तब आप कहते हैं ना कि आपके और आपको अपने दुश्मन को हराना है तो उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हराना है तो उसके बारे में जानना भी होता है। और ये चाहती है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आप हमें हराएं, क्यों, वो लिंक देती है अपनी कमजोरियों का कि आप अगर इस रास्ते से आएंगे तो हमें आप बीट कर देंगे। क्या है वो है क्या रियल में कि वो क्या लिंक देती है, वो जो लिंक देती है दोस्तों वो कहती है जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वो तुरंत अपना उस एग्जाम का क्वेश्चन
पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आज जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पे, पिछले आपको 8 से 9 साल का सवालों का जवाब मिल जाएगा, सवाल मिल जाएंगे वहां पे। और दूसरी चीज, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सॉल्व करने का जो तरीका है ये आपके पास अलग होना चाहिए। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो आपका एटीट्यूड है या फिर जो आपकी स्टाइल है इसको करने का, तो अलग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिए, ऑप्शन या फिर आंसर जो है उसको लगाएं और देखे चले, नहीं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक ऑप्शन मिल गया, बचे हुए जो 3 ऑप्शन है जानते हैं ना, ए बी सी डी, ऐसे ही ऑप्शन देते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है, आप क्लिक करिए निकल जाइए, एक तो ये हो गया। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन बी में जो दिया गया है, ऑप्शन सी में जो दिया गया है, ऑप्शन डी में जो दिया गया है, इसका भी सॉल्यूशन का नोट्स बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? नोट्स बनाना चाहिए। सपोज करिए आपसे सवाल हिस्ट्री का, हालांकि हमारी हिस्ट्री बहुत कमजोर है और गलत होगी तो मतलब ज्यादा पनिशमेंट मत देना आप लोग, और जो टीचर आएंगे हिस्ट्री वाले वो और अच्छे से बताएंगे। मान लीजिए आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है या फिर टाइम लाइन के हिसाब से पूछ रहा है सवाल, क्वेश्चन पूछा करेक्ट, या फिर पूछ रहा है ये इसको जो कि एक अरेंज करिए टाइमली, इसको टाइमली। जैसे स्टेटमेंट 1 दे दिया, स्टेटमेंट 1 में दे दिया क्या, ट्रांसफर या फिर शिफ्टिंग, मतलब ट्रांसफर या शिफ्टिंग का मतलब ये हो गया आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जो कैपिटल थी, कैपिटल जो कलकत्ता था, दिल्ली कब बनाया गया, पहली चीज। दूसरा जो स्टेटमेंट देता है आपका, बोलता है एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसके बाद तीसरा आपसे पूछता है डिवीजन डिवीजन ऑफ बंगाल, एक सेकेंड, डिवीजन ऑफ बंगाल। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि साइमन कमीशन, ठीक है। अब ये एक आंसर दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया, पूछ दिया कि आप इसको एक टाइम के हिसाब से लगाइए कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया कलकत्ता से, दूसरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, डिवीजन ऑफ द बंगाल, बंगाल का विभाजन कब किया गया, और साइमन कमीशन कब आया। समझिए, आप तो एक ही लगा लीजिए, लेकिन आप अगर हम लगाते हैं इसको कैसे लगाएं। पहली बात देखिए, जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कब किया गया, जब बंगाल का डिवीजन हुआ और डिवीजन को फिर इंटीग्रेट कर दिया गया 1911 में। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा बंगाल का डिवीजन के बाद हुआ, क्योंकि जब दिल्ली ट्रांसफर की गई कैपिटल उसी समय बंगाल का डिवीजन को फिर से जो कि इंटीग्रेट कर दिया, फिर बंगाल को एक कर दिया गया। तो बंगाल का पहले हुआ होगा इंसिडेंट। अगर आपको पता है तो 1905 बोल दीजिए। अब दूसरी चीज आती है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 और एनसीएम 1920। अब ये मार्क कर लिया आप, एक तो है कि भाई इसको लगाकर निकलिए, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। अब हमें साइमन कमीशन के बारे में पूरा देखना, क्या कि इसका इंडिया में किस तरह से वेलकम किया गया। दोस्तों आपको पता है इसको कैसे वेलकम किया गया? कोई नहीं वेलकम किया इसको। क्यों नहीं किया? क्या रीजन था? है फिर कौन था इसे लाठी से मारा गया इसके प्रोटेस्ट में, उसकी डेथ हो गई बेचारे की। दूसरी चीज, ये किसके
बेस पे आया हुआ था, क्या करने आया था, ये पूरा डिटेल पता होना चाहिए। बंगाल जब डिवीजन हुआ तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था और ऑफिशियल क्या ऑब्जेक्टिव था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे उनका क्या एटीट्यूड था इस चीज को लेके। इसके बाद एनसीएम को आइए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन को लेके आइए, फिर उसको जो किया डिस्कस करिए। दूसरी चीज एनसीएम हो गया, फिर उसके बाद कैपिटल शिफ्टिंग, उस समय क्या क्या, ऐसे आपको पूरे ऑप्शंस को करना है। अब हम आएंगे अपने सिलेबस पे, क्योंकि हमारा मेन मोटो यही है कि सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या जनरली हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, जनरली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दोस्तों यूपी पीसीएस की डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस के। हालांकि इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि देखिए बताया है कि आपका पेपर 1 से लेकर 6 तक है, सभी प्रश्नों के विवरण दिया गया है। ये हालांकि 2023 का जो नोटिफिकेशन था मैं उसके बारे में वही नोटिफिकेशन ले रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा मेंस का 2024 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि मेंस होने वाला भी है पीसीएस का, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए भी बेनिफिट होगा। तो आप देखिए हम इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन मैं आपके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करूंगा, कम्युनिकेशन करूंगा कि रियल में है क्या ये चीजें। देखिए जो एग्जाम होते हैं ये 3 चरणों में होता है। फिर मैं यहाँ पे अब चलता हूँ, व्हाइट पेज लेता हूँ, ठीक है। जो एग्जाम है यूपी पीसीएस या आईएएस की, या आईएएस की हो या आईएएस या फिर पीसीएस का, देखिए 3 सेक्शन में, 3 चरणों में, 3 फेसेस में होता है, 3 फेसेस में होता है, ठीक है। 3 फेस में होता है। जो फेस नंबर 1 होता है, फेस नंबर 1 होता है, इसको प्रीलिम्स बोलते हैं, जिसको प्रारंभिक परीक्षा शॉर्ट फॉर्म में प्रीटी बोलते हैं, पहला होता है। और दूसरा जो फेस 2 होता है, फेस 2 होता है जो, इसको हम मेंस बोलते हैं या मुख्य परीक्षा बोलते हैं, ठीक है। और जो फेस 3 होता है ये आपका नालिटी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, या फिर टेस्ट बोलती है, या इंटरव्यू, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। 3 फेसेस में होता है। अब हम आएंगे जो प्रीलिम्स होता है, इसमें कितने पेपर्स होते हैं, जो कितने पेपर्स होते हैं। तो पीसीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली अब, ठीक है। आईएएस को बाद में कभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आईएएस का नहीं कर रहे हैं अब। लेकिन फेस का जो है तीनों सबका बराबर होता है, लेकिन हम पीसीएस की बात कर रहे हैं। पीसीएस में जो प्रीलिम्स होता है ये देखिए 2 पेपर होता है, इसको कहते हैं जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। याद रखिए, तो आपके दिमाग में आएगा प्रीलिम्स में तो सी सेट भी होता है, जरूर होता है, लेकिन कोई ऑफिशियल कोई ये नहीं कहता है सी सेट, ऐसा नहीं कहता कोई, ऑफिशियली नहीं है। ये जो है कि सी सेट, जो सी सेट का जहर पिला रहे हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, कमीशन कभी नहीं कहता लिख करके दिया कि नहीं हम सी सेट पे, सी सेट है ये जीएस है, वो जीएस पेपर 1, एक सेकेंड, बस इतना ही कहता है, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। अब आपके दिमाग में आएगा जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस ये है, इसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, साइंस एंड साइंस टेक प्लस करंट अफेयर्स विथ स्टेट स्पेशल, स्पेशल यूपी का है तो यूपी स्पेशल होगा। अब जब जीएस पेपर 2 में आते हैं, जिसको सी सैट बोलते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, पता नहीं क्या इनको लोगों को पड़ा रहता है कि नामकरण ही कर दिया सी सेट सी सेट सी सेट। तो वो जो कमीशन होता है, पेपर देखेंगे उठा के ना, वो बस जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 लिखता है। पहली बार हम भी कंफ्यूज हुए थे, भैया ये होता क्या है। कमीशन जब एग्जाम में बैठा तो एग्जाम में जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 मिला, तो हम तो खोज रहे थे कि दूसरा जब पेपर होगा तो उसमें सी सेट बढ़िया से लिखा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तब हमें बाद में पता चला कि नहीं,
ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नामकरण कर रखे हैं कि भैया सी सेट है, सी सेट। तब हमें समझ में कि नहीं, पढ़ना तो और सोर्स ऑफ द मैटर का जो होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। तो जब सी सेट में आते हैं या फिर जीएस पेपर 2 में आते हैं तो इसमें ये सब भी होते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, होते हैं, लेकिन ये पैसेज के फॉर्म में होते हैं, पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में होते हैं। जैसे एक पैसेज देगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है 10% के हिसाब से, क्यों? क्योंकि जो वहां के नागरिक लोग हैं उनके पास जो कि पैसा बहुत है और पैसे से जो कि डिमांड बनी हुई है मांग, और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इन्वायरमेंट के सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा खासा काम किया, जैसे कार्बन इमिशन इंडिया का कम हुआ। इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी है, तो इकोनॉमी इकोलॉजी इन्वायरमेंट दोनों रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें ले लेगा, उसमें पूछ देगा आपसे कॉम्प्रिहेंशन में, इन भारत की इकोनॉमी कितने % से ग्रोथ कर रही है अकॉर्डिंग टू पैसेज, और भारत ने जो कि इन्वायरमेंट कार्बन इमिशन में बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या किया है इस पैसेज के अंदर का क्या बताया गया उसको आप। तो अगर आपके पता नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ दे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डिफिनेशन क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अगर आपको यहां से क्लियरिटी है, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में भी करें, प्लस इंग्लिश पूछेगी, बस क्लास 8 स्टैंडर्ड तक की इंग्लिश होती है। इसके बाद हिंदी होता है, व्याकरण इंग्लिश में ऐसा नहीं कि आपको पूरा लिटरेचर पढ़ने के लिए बोल दे, नहीं, ग्रामर और व्याकरण, इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं और हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण और ग्रामर दो ही चीज होती है, अगर आपकी एक पे कमांड अच्छी हो गई दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, बात समझ रहे हो। तो इंग्लिश और हिंदी पूछती है, प्लस न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना होता है, जिसे कहते हैं बोर्डमास का रूल होता है। यहां पे बता रहा हूं मैं, जब न्यूमेरिकल में मान लिया बोर्डमास, अगर आपको ये बोर्डमास का रूल नहीं पता है, आप ग्रेजुएशन कर लिए तब तो धिक्कार है ना, कि बोर्डमास का मतलब हुआ क्या। हमारे एक टीचर थे, वो कहते का खर बागा गुरा जोड़ घटा के भिन्न सरल कर ले, आप तो का हमें समझ में नहीं आया उनका, लेकिन जब बोर्डमास वर्ड आया तब हम समझे कि नहीं, बोर्डमास कोई एलियन नहीं है, ये नॉर्मल एक सिस्टम बना हुआ है कि जब आपको 2 + 2 - 3 भागा 4 + 3 करके दे दिया, तब ऐसा नहीं कि 10 से 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया जो कि 1 बचा, 1 में 4 का भाग फिर 3, ऐसा नहीं। ये बोर्डमास का जो रूल है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सक्रिप्शन जो होता है, इसके आधार पे आपको करना पड़ता है कि पहले ब्रैकेट टूटेगा, फिर उसके बाद गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें आपको सिस्टमेटिक यहां से करना। ये न्यूमेरिकल चीज होती है जिसको सी सेट कोचिंग वाले बोलते हैं, आज या फिर कमीशन जो बोलता है जीएस पेपर 2। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपको ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सी सेट जीएस पेपर 2 पे आपको एनर्जी अगर पोटेंशियल लगाना है प्रीलिम्स में, तो वो आपको जो है कि जीएस पेपर 1 में लगाना है। क्यों? क्योंकि जो ये जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2 होता है, ये आपका क्वालिफाई होता है, मतलब 100 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से आपको 33 करेक्ट करना होता है, और 33 तो समझिए कि 5 साल के बच्चे को दे दिए तो वो आंख मूंद करके रंग देगा ना, तब भी 100 में 33 गोला अच्छे से रंगेगा। ठीक है, तो सी सेट में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें बैलेंस करके कमीशन सवाल पूछता। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा बदमाशी कर जाते हैं ये लोग, ठीक है, तो उसमें संभलना होता है, और संभलने का मतलब ये है कि बेसिक चीजें आनी चाहिए हमें, और एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी जो भी चीजें होती हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो और हमने ये प्रीलिम्स का डिस्कस किया। अब हम आते हैं जो मेंस के लिए है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, और इरेज करने के बाद जो कि हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंस होता है उसमें कितने पेपर हैं पीसीएस में, और कितने सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, जो मेंस है, मुख्य परीक्षा जो बोलते हैं, इसमें आपका पहले 4 पेपर होता था, लेकिन अब 2023 है ना, ये 2023 से अब इसमें टोटल 6 पेपर कर दिया है। ठीक है, टोटल
6 पेपर कर दिया है। तो जो 6 पेपर किया है, 4 से 2 बढ़ा करके जो 2 बने हुए हैं लास्ट में 5 और 6 पेपर नंबर, ये जो पेपर नंबर 4 1 से लेके 4 तक थे उसी में से फिल्टर कर लिया है। वैसा नहीं कि आपको अलग से कोई पब्लिश होगी बुक उससे पढ़ना होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले छाप रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं अभी सवाल दिखाऊंगा आप लोगों को। जो जीएस पेपर 1, ये मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, जीएस पेपर 2, जीएस एक सेकेंड, जीएस पेपर 3 और उसके बाद जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। ऐसे ही लिखा गया रोमन अंक में, ऐसे नहीं लिखा गया कि 1 है फिर 2 है 3, ऐसे नहीं लिखा गया। तो इस वजह से मैं वैसा ही लिख रहा हूं जैसा कमीशन ने नोटिफिकेशन में दिया है। मेजर अगर मैं बात करूं, ओरली अभी बात कर रहा हूं, फिर आपको एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं यहाँ, क्योंकि बहुत लंबी ये चलेगी क्लास। तो जो पेपर नंबर 1 है उसमें जो मेजर है सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू आ जाता है। पेपर नंबर 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है। पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स आ जाती है। पेपर नंबर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी आ जाती है, ठीक है, मोरल वैल्यू वगैरह जो होती है। पेपर नंबर 5 जो अब जोड़ा गया 5 और 6 नंबर पीसीएस में, उसमें पेपर नंबर 5 जो है आपका वहां यूपी का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल इशू जो यूपी में है, ठीक है, इस चीज को लेके। जब लेकिन यूपी का स्पेशल किस तरह का कल्चर है, जैसे पूर्वांचल में बिरहा चलता है, आल्हा इधर चलता है बुंदेलखंड बघेलखंड की तरफ, ठीक है, अवधि चलती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आल्हा उदल, पूर्वांचल में बिरहा, भोजपुरी जो मतलब सॉन्ग वगैरह हैं, इस चीज को लेके। जब हम आते हैं पेपर नंबर 6 में लास्ट में, उसमें इकोनॉमिक्स की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात की जाती है, और यूपी के स्पेशल ज्योग्राफी की बात की जाती है। जैसे पूछ दे यूपी का जो बुंदेलखंड रीजन है वहां की किस तरह की ज्योग्राफी है, वहां की किस तरह का क्लाइमेट है, या फिर वहां पे इकोनॉमिक्स कैसी काम करनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ करना है, जो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े हैं बुंदेलखंड वही बस करना है, आप समझ रहे, वही करना है बुंदेलखंड। अब ऐसा नहीं है कि जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं बुंदेलखंड पढ़ते हैं तो यूपीएससी के हिसाब से, और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जब यूपी पीसीएस में आ रहा है बुंदेलखंड तो हम यूपी पीसीएस के लिए बुंदेलखंड अलग लिखना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। जो हम पढ़े हैं, जो हमें लगता है उसी को जो सेंट्रलाइज करके, जैसे क्या सेंट्रलाइज करना, यूपी के कितने स्टेट्स, कौन सा रीजन जो कि आता है, यूपी का मैप ड्रॉ करिए और उसको जो कि धीरे से बना करके आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक जो बजट आती है स्टेट की, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आएंगे अपने एकदम मुद्दे पे, हालांकि अब इंटरव्यू है लास्ट स्टेज में पड़ता है, जब इसमें क्लियर कर लेते हैं तब आप मेंस में एंटर करते हैं, जब इसको एंटर कर लेते हैं तो आप करते हैं। जनरली एक सीट पे 10 लोगों को करते हैं और यहाँ एक सीट में 2.5 या 3 लोगों को करते हैं। तो मतलब 200 अगर सीट है टोटल, तो मेंस के लिए आप बोल सकते हो एक पे 3 को इंटू कर दीजिए, 600 1000 जो भी पास हो, और इस पे करना है तो मान लीजिए 6000 पास होंगे। तो उस हिसाब से हम आगे आएंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, अब सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, और इसमें मजा आने वाला ये है दोस्तों कि क्या क्या सब्जेक्ट कहाँ से कैसे पूछना है। अब यही समझने वाली बात है, हम हमेशा बात करेंगे सिलेबस को लेकर के जब भी यूपी पीसीएस का 2024 का हम कोर्स चला रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप जो जीएस पेपर 1 दिया है, जीएस पेपर जो 1 दिया है, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें क्या हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आएगी जियोग्राफी आएगी, यहाँ पे सोशल इशू आ रहा है, और उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपका जियोग्राफी से आएगा। बात समझिए, ये ज्योग्राफी लार्ज नंबर पे बात हो रही है क्योंकि जीएस पेपर 1 पे चल रही है। और जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, साइलेंट पिक्चर, आर्ट फॉर्म में आएगा, लिटरेचर क्या है, फिर क्या आर्किटेक्चर क्या, ताजमहल, कुतुब मीनार, ठीक है, लाल किला, ताजमहल,
आगरा का रेड किला, लखनऊ, दिल्ली जो भी बना हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न टाइम में, एशियन से लेकर के प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक भारत तक पूछा जाएगा। मुगल का कैसा सिस्टम था, जो दिल्ली सल्तनत थी तो उसका आर्ट एंड कल्चर या जो इमारतें बनती थी कैसी थी, जब ब्रिटिश आए तब उनकी कैसी इमारतें थी। आप जब कभी जाइए दिल्ली या फिर मुंबई जाइए तो वहां पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, स्पेशली दिल्ली में आएंगे क्योंकि दिल्ली में प्रॉपर तरीके से लोगों का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि चीज़ें रही हैं, वहां पे आपको बराबर मिलेगा दिल्ली में। तो दिल्ली में आइए और देखिए ब्रिटिश, मुगल, दिल्ली तीनों का यहाँ पे आपको मॉकटेल मिलेगा, कॉकटेल मॉकटेल जो भी बोले। इसके बाद मॉडर्न इंडिया में आते हैं। मॉडर्न इंडिया में हम 1758 से लेकर के आपका इंडिपेंडेंस तक की बात करेंगे, ठीक है, कितने लॉ बने, क्या मूवमेंट चला, क्या ऑब्जेक्टिव था, कैसे कैसे लेकर के इस सारी चीज़। फिर उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में चलेंगे, जब हम 1857 के बाद का चलते हैं जो मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस के लिए किया गया। पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए जो युद्ध लड़ा गया कब किया गया हमें ये पता है, तो हम कहते हैं 1857 वाला जो वार हुआ था, मंगल पांडे, आमिर खान की मूवी बनी हुई है मंगल पांडे, ठीक है, उसको देखिए जरूर, उसमें पता चलता है कि क्या लोगों की रणनीति होती है, कैसे जो कि आंदोलन छिड़ जाता है। ये कर लेंगे इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को लेके। फिर उसके बाद बंगाल डिवीजन आएगा, उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो आज पतन के उस विलुप्त होने की कगार पे पड़ी हुई है, बीजेपी पीछा नहीं छोड़ रही है उनकी, है बात बात पे जो है कि लतेड़ा लगा देती है। हालांकि ये कहावत कही गई है कि कुछ भी हो जाए, दो तीन चीजें हैं दुनिया में खत्म नहीं हो सकती, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा जो है कि कैपिटलिज्म पूंजीवाद, और तीसरा कांग्रेस है, खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस एक बार नहीं, जब से बनी है तब से लेके आज तक कांग्रेस ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत बार ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना किया जिसको हम बिलीव नहीं करते, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले और बाद में दोनों में इस तरह से मतलब काम और अपने आप को बैलेंस की। और इस समय हालांकि क्राइसिस चल रही है, फिर संभलेगी, घबराइए मत, इंडिया एक मूवमेंट बन गया है। फिर इसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में करेंगे, बंगाल डिवीजन आएगा, फिर आपका खिलाफत मूवमेंट चलेगा, ठीक है, होम रूल मूवमेंट चलेगा, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड होता है, स्वराज पार्टी बनती है, फिर उसके बाद साइमन कमीशन आते हैं, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है कि गांधी इरविन पैक्ट होगा, फिर 1935 का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, फिर उसके बाद इंडिविजुअल आंदोलन चलेगा, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, माउंट बेटन, CR राजगोपालाचारी, लास्ट में पता चले कि हम 1947 में इंडिपेंडेंस हो गए। ये आपका मूवमेंट है। फिर इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात आएगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस जब होते हैं, बुक्स है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम देखेंगे क्या क्या जब आजाद हुए तो उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, जैसे देश को जोड़ के रखना था, किसी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना था, सभी लोग एक तरफ आए, एक साथ काम करें। दूसरी तरफ ये भी बात चली कि जो लोग हैं इसमें, जिनको जो राइट्स मिलनी चाहिए वो मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो जो है कि फूड की थी, सबका पेट भरने वाला था। कहते ना कि भूखे पेट भजन होत नहीं, आप पेट में कुछ नहीं है ना तो भजन नहीं होगा। अगर कोई गरीब है आप उसको लंबे लंबे जो कि फिलॉसफी देना शुरू कर दें, भूखे बैठा है तो वो उसके काम की नहीं होती है। उसको क्या चाहिए, रोटी चाहिए। रोटी अगर पेट में है तब वो उसको आपका प्रवचन सही लगेगा। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री 18th सेंचुरी से लेकर के पढ़ेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस तक।
18 सेंचुरी से आपका अगर पढ़ना करें 20 सेंचुरी तक, तो इसमें क्या आएगा, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आएगा। भैया ऐसी क्या बात थी कि ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और किसी कंट्री में नहीं हुआ? भैया क्यों ना हो, इतना बड़ा साम्राज्य था जहां पे ब्रिटेन के लोग झंडा लेके बोलते थे अपने देशवासियों से कि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि कहीं जो कि सूर्यास्त नहीं होता, सनसेट नहीं होता। लोग चौड़ा हो जाती थी छाती उन लोगों की, ठीक है, 56 इंच हो जाती थी। तो वो जो उनको लोग घोल दिया जाता था नेशनलिज्म का, जो आज इंडिया में दिया जा रहा है नेशनलिज्म का, भारत इतना ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कर भी तो रहा है ना, तभी तो कह रहे हैं लोग। तो वैसे उस समय किया जाता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में वहीं भी हुई। फिर इसके बाद वर्ल्ड वार जो हुए दो, 1914 में हुआ और इसके बाद जो कि 42 के आसपास हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर इसके बाद के रीड्रावन नेशनल बाउंड्री, जो राज्य बन रहे थे, नए राज्य बन रहे थे, पुराने जो राज्य थे, स्टेट थे, वो जो कि खत्म हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अपनी राइट्स, अपने लोगों की भावनाएं आई। आप यूरोप में देखिए, यूरोप में इतना घमासान मचा हुआ था कि आप बिलीव नहीं कर सकते। इधर फ्रांस जो अपना झंडा लेके घूम रहा है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन लेके झंडा घूम रहा है, और तीसरी तरफ जो है कि जर्मन था, चैलेंज करता था। फिर उसके बाद रसिया, सब अपना झंडा लेके कर रहे थे, नेशनलिज्म की भावना, देश बन रहे थे, नए पुराने टूट रहे थे, तो इस चीज को लेके बोल रहे। फिर उसके बाद जो सोशलिज्म है, नाजिज्म है, फासिज्म है, इन लोगों का ओरिजिन कहां से हुआ। फिर उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में बात आती है। इसके बाद जब नेक्स्ट पे आते हैं, जो इंडियन सोसाइटी की बात आती है, यहां से साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सोशियोलॉजी के भी प्रोफेसर आएंगे तो वो भी पढ़ाएंगे आपको सोशियोलॉजी का मतलब रियल में है क्या, क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम है रियल में, सोशल इशू में क्या प्रॉब्लम है। वुमेन्स है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके राइट्स को लेकर के बात की जाती है। इसके बाद रोल ऑफ द वुमेन इन द सोसाइटी एंड द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएशन, इशू पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन हो रहा है, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडी। सारी चीजें क्या हैं, सोशल इशू से निकल करके आ रही है। अर्बनाइजेशन, नगरीकरण इतना तेजी से हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं रोजगार के लिए, रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा है, तब हाहाकार मचा हुआ। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के रेमेडी क्या है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर इसके बाद आती है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया जाता है, और इनका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे, इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटी पे, सोशल स्ट्रक्चर पे क्या। जब 1991 में इंडिया की इकोनॉमी ओपन की गई पूरे विश्व के लिए, और उसी समय कहा गया एलपीजी या फिर इंडिया की इकोनॉमी अब ओपन इकोनॉमिक के रूप में काउंट होने लगी थी। और उस समय जब एलपीजी लाई गई, हमें पता है कि किसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, हमारे डॉक्टर मनमोहन सर थे, उनकी भूमिका थी। इसके बाद अगर हम आते हैं नेक्स्ट पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर नेचुरल रिसोर्स। जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्स वगैरह जो सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिससे मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये जो आते हैं। अब आएगा क्लाइमेटोलॉजी में क्या, टेम्परेचर वगैरह सारी चीजों को लेकर के देख लीजिए, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस चीज को लेकर के कैसे बात किया जाए, एक सेकेंड। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि मतलब जब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या होता है उसमें, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या टॉपिक है, ओशनोग्राफी में क्या है, समुद्र विज्ञान में समुद्र की जल धाराएं हैं, ठंडी है, गर्म है, समुद्र में लवणता या सैलिनिटी कितनी है, कहाँ पे कितनी पाई जाती है,
ये सारी चीजों को लेकर के हमें आकार मिलता है। फिर उसके बाद माइग्रेशन है, रिफ्यूजी जो है, जैसे रोहिंग्या भारत में घुस जा रही है, बांग्लादेश में घुस जा रही है। तो ये सारी चीजों के करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये हमारा ज्योग्राफी का ही पार्ट है। फिर इसके बाद अगर किया जाए तो और चीजें जो आती हैं यहाँ पे, फ्रंटियर, द बाउंड्री, रेफरेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया की जो बाउंड्री है, जो म्यांमार से लगती है, चाइना के साथ लगती है, पाकिस्तान के, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ लगती है, कैसे बनी हुई है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कैसे किया जाए। क्योंकि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ तो सॉल्व ही नहीं होने की कोई गुंजाइश है, चाइना के साथ है। चाइना अभी कुछ दिन पहले अपना मैप इशू कर दिया, उसमें अक्साई चीन को पूरा जो कि इंडिया का दिखा करके आ गया था पूरा लद्दाख में, और अरुणाचल प्रदेश को पूरा भारत का दिखा दिया था। फिर उसके बाद इसका तो छोड़िए, साउथ चाइना सी को दे दिया था, वहां पे फिलीपाइंस, वियतनाम, इंडोनेशिया, हाहाकार मच गया। तो मतलब क्या है कि जो फ्रंटियर बाउंड्री वगैरह है, क्या है डिफिनेशन, कैसे काम करते हैं उस चीज को लेके। इसका पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया के देख रहे हैं दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ी रही है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की पॉलिसी क्या है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वर्किंग पॉपुलेशन है, गैरियाटिक पॉपुलेशन है, ठीक है, डिपेंडेंस पॉपुलेशन है, या फिर वुमेन का किस तरह से रेशियो है, सेक्स रेशियो कितना है, कैसे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद विलेज अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, जो सारी चीजें, वो सारी चीजें मिलेंगी हमें। तो मतलब ये है जो जनरल पेपर 1 है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू आएंगे और बहुत ही फैला हुआ है। अगर आपके पढ़ाने वाला टीचर एक्सपर्ट नहीं है तो समझिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि टॉपिक बहुत से हैं, और टॉपिक जो बहुत से है ना, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सोशल इशू जब पढ़ रहे हो उसी के साथ पॉपुलेशन पढ़ लीजिए, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उसी के साथ आकर के पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो कि पॉपुलेशन से ऐड कर लीजिए। फिर जब सोशल इशू पढ़े उसके के साथ अर्बनाइजेशन पढ़ लीजिए, अर्बनाइजेशन से फिर कनेक्ट कर लीजिए, एलपीजी से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एलपीजी फिर जाके आपको जीएस पेपर 3 में मिलेगा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसके बारे में आप आ जाएगी। तो ये ना कि आप कंसंट्रेट मत रहिए कि नहीं हमें ज्योग्राफी या एलपीजी या तो जीएस पेपर 1 में ही लिखना है, जीएस पेपर 3 में नहीं लिखना है, उसमें भी लिखना है अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। अब हम आएंगे जीएस पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, इसमें जनरली आप देखिए पॉलिटी गवर्नेंस आईआर के बारे में बात की जाती है, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस आईआर के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉलिटी के बारे में क्या है, पॉलिटी में आपका पूरा एम लक्ष्मीकांत, डी बसु जो भी है उनको ले लीजिए, उनसे बात करिए, उनकी सेल बुक्स पढ़िए, या सुभाष कश्यप ले लीजिए, मोटी मोटी बुक। लेकिन जो सवाल पूछा जाता है, वो जो सवाल होता है वो जनरली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स के आसपास होता है। बात समझ रहे हो। अब इसमें क्या पॉलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके फीचर्स क्या है, किस तरह की है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 टायर जो कि गवर्नमेंट है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडिपेंडेंस तरीके से काम करती है, वगैरह वगैरह। फिर अमेंडमेंट कितने गए हैं, कितने अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान का कितनी बार संशोधन हुआ है, कैसे संशोधन होता है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है, क्या प्रोसेस है, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 1/2 स्टेट्स का जो है कि सजेशन लीजिए। इसके बाद सेपरेशन ऑफ द पावर, सेपरेशन ऑफ द पावर मतलब जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना काम है, एक दूसरे के टेरिटरी में नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो हमारा है वो दूसरे देश से कैसे अलग है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, चाइना, रसिया, कैसे अलग है। कहीं पे जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर है, कहीं पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहीं पे फेडरल है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है, कहीं पे फेडरल है जहाँ पे स्टेट राज्य जो है कि स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम कंपैरिजन करेंगे अमेरिका से, अमेरिका का संविधान कैसा है,
इंडिया का संविधान कैसा है, कैसे डिफरेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो संसद है, विधानसभा है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, कंडक्ट बिजनेस है, पावर, प्रिविलेजेस, कंसर्न्स, द इश्यूज क्या है, उनका कैसे काम करते हैं। जैसे पार्लियामेंट की बात ले लीजिए, पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा का कैसे इलेक्शन होता है, राज्यसभा की कैसे इलेक्शन होती है, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव क्या है, जो ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव का मतलब लॉ बनी हुई है। जब पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को बोलते हैं, लेजिस्लेचर यहाँ पे देख सकते हो, ये कानून बनाती है, जो इसको इंप्लीमेंट करती है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, जो ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। और जुडिशरी, उनका फंक्शन क्या है, जुडिशरी जो कैसे, जैसे मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल जो है कि आपका एसोसिएशन, एंड देयर रोल, पॉलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, पीआईएल, प्रेशर ग्रुप, एनजीओ, ये सारी चीजें क्या है, कैसे काम करती हैं, उनको लेकर के। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने देखते अगला क्या है यहाँ पे, हाँ, जीएस पेपर 2 में। इसके बाद जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950 एंड 51 दो है, इनके साइलेंट फीचर्स पता होने चाहिए। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड द पावर, फंक्शन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, ये क्या है, क्या काम करते हैं, इस चीज को लेकर के। इसके बाद स्टेटरी, रेगुलेटरी ऑफ वेरियस क्वासी जुडिशरी बॉडी इंक्लूडिंग नीति आयोग। नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, प्लानिंग कमीशन, ये पता होना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, वेरियस सेक्टर इशूज राइजिंग, डिजाइन, इंप्लीमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती, जो स्कीम होती, जो रूल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन है उनके, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किस तरह से हेल्प होता है। जैसे इस साइड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस समय क्या करती है, कहती है हमेशा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। क्यों करती है, क्योंकि एक बहुत पुराना स्टेटमेंट था, शायद राजीव गांधी का था, उनका कहना था कि जब हम ऊपर से 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा लोगों तक जाता है, 85 पैसा जो कि ऊपर के लोग ही खा जाते हैं। अब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। आपका एक बैंक अकाउंट होगा और उसमें आधार, पैन कार्ड लिंक होगा आपका, और आप बेनिफिशियर रहेंगे, गवर्नमेंट सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, बीच वालों को पता भी नहीं चलेगा, सीधे आपका बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, आप पैसे निकालिए, काम करिए। ये टेक्नोलॉजी का देन है कि हम जो ग्रुप्स हैं या फिर जो स्कीम है उसको और जो कि अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। इसके बाद दिया गया है डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशन। जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, कोई स्कीम या प्रोजेक्ट कहीं लाया जाता है, तो इनमें जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे नर्मदा रिवर पे बांध चल रहा है, वो कोई बहुगुना करके थे, तो काफी मतलब प्रोटेस्ट उन्होंने किया था वहां की कम्युनिटी के राइट्स को लेकर के। जो प्रेशर ग्रुप बहुत बार तो अच्छे काम करते, लेकिन बहुत बार ये भी क्लेम किया जाता है ये मोटिवेटेड होते हैं, इंटेंशन होता है कि गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सेस ना हो और जो है कि इसको रोका जाए, जबकि रियल में प्लान जो होते हैं ये जो है कि आपका बहुत बेनिफिट करते हैं सबके लिए। लेकिन कहते हैं ना, सोशल साइंस में एब्सोल्यूट नहीं होता है कोई चीज, जब एब्सोल्यूट नहीं होता है तो भाई डिबेट तो चलेगी ही चलेगी। फिर इसके बाद किया जाता है वेलफेयर स्कीम, जो वल्नरेबल या भी जो संकट वाले ग्रुप्स हैं या फिर जो पिछड़े लोग हैं या जो ट्राइबल्स कम्युनिटी या दलित जो भी लोग,
उनके लिए जो वेलफेयर स्कीम वगैरह चलाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको अपडेट हो, जैसे जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, फिर उसके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब स्कीम है। क्यों? क्योंकि हम सोशल अपलिफ्टमेंट कर सके, जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको हम ऊपर ला सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा कहते हैं कि विकास का हर एक बूंद, हर एक ड्रॉप एक प्रत्येक व्यक्ति के पास तक पहुंचना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये बड़ा पॉपुलर कोड है कि विकास का वो जाता है या नहीं जाता है वो अलग इशू है, लेकिन वर्ड यही यूज किया सकता है, विकास का हर एक बूंद और हर एक अना, या फिर बोल सकते हैं हर एक % हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ना कि विकास का फायदा केवल एक ले। जैसे विकास कर रहे हैं आप, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, रोड इतने लंबे चौड़े बना रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी पगडंडियां नहीं है, लोग खेतों में से जा रहे हैं, पानी में से जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि आप शहर में ही ब्रिज और हाईवे एक्सप्रेसवे मत बनाइए, गांव में भी बनाइए। तो उसके लिए क्या है, प्रधानमंत्री संसद योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ठीक है, उसके बाद नरेगा है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद इशू क्या है रिलेटेड, इशू जो रिलेटेड है हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के। फिर उसके बाद पॉवर्टी इशू है, हंगर इशू है। फिर उसके बाद अदर गवर्नेंस एक्सेस लिमिट, मतलब ये क्या है, एक गवर्नेंस के इशू में आ जाते हैं। सिविल सर्वेंट का कैसा रोल होता है, आप अगर पीसीएस बन जाते हैं तो आप किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद कंट्री का जो इंडिया का आईआर में आ जाता है अब ये इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि जो जीएस पेपर 2 है इसमें क्या है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आईआर के बारे में हम बात करें, इंडिया और इसका नेबर कंट्री के साथ किस तरह का रिलेशन है। फिर उसका बायलेटरल रिलेशन कैसा है, रीजनल रिलेशन कैसा है, ग्लोबल रिलेशन में कैसा है, फिर उसके बाद जो कि अग्रीमेंट कैसा है, फिर उसके बाद अदर कैसा चीज़ें हैं। फिर उसका जो पॉलिसी है, पॉलिटिक्स है, डेवलप किया डेवलपिंग कंट्री में किस तरह से काम करती है। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका किस तरह से काम होता है। फिर उसके बाद जो करंट अफेयर्स में इशू होते हैं, नेशनल रीजनल इम्प्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस समय बात चल रही क्या, जैसे G20 की मीटिंग चल रही है, आसियान की मीटिंग चल रही थी, कोई कंट्री आ रही है, कंट्री का हेड, कहीं किसी कंट्री किसी देश का जो कि मुखिया है वो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत से कंट्री के जो मुखिया हैं वो आ रहे हैं। तो अपना अपना इशू है, वो अपनी अपनी कंसर्न्स है। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम आएंगे जीएस पेपर 3 में देखेंगे। जीएस पेपर 3 में देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इकोनॉमिक्स आती है। एक सेकेंड, जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में क्या आता है आपका, एक सेकेंड मैं थिकनेस भी बढ़ा लेता हूं। जीएस पेपर 3 में आपका आता है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ऐसा नहीं कि न्यूटन का लॉ पूछने लगेगा आपसे, ऐसा नहीं। फिर उसके बाद आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आती है। तो मतलब ये है कि जीएस पेपर 3 में ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखेंगे इनमें क्या है। जैसे इकोनॉमिक्स को ले लीजिए, इकोनॉमिक्स प्लानिंग क्या है, और इसी को टच करने के हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फिर उसके बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। अब देखिए कुछ चैप्टर या कुछ पेपर ओवरलैप करते हैं, तो हमें दिमाग में रहना चाहिए जब ओवरलैप करते हैं ना, तो ये नहीं है कि ज्योग्राफी का अगर ओवरलैप कर रहा है जीएस पेपर 3 में जीएस पेपर 1 का, तो हमें नहीं लिखना जरूर है। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों से। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक ऐसा है कि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना गांधी एवरग्रीन थे, उनको कहीं भी यूज किया जा सकता था, किया भी गया। वैसे अगर आप स्टडी करते हैं
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है तो आप जो है कि अच्छे से कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में भी बात कर सकते हैं आप। इनफैक्ट जब आप बात करेंगे स्पेशल यूपी स्पेशल का, उसमें भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे गवर्नमेंट का जो बजट है, बजट के बाद में फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके भी बारे में बात कर लेंगे। फिर एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स है और कितने तरह की इरिगेशन होता है, इरिगेशन सिस्टम क्या है, जो सिंचाई होती है, स्टोरेज हाउस क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एग्रीकल्चर का जो मार्केट है, जो एमएसपी होती है, फिर रबी क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है, जायज होती है, किस तरह से होता है, इंडियन मानसून किस तरह से इनको इम्पैक्ट करते हैं। अब कहेंगे इंडियन मानसून, ये तो क्लाइमेटोलॉजी का जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी ला करके एग्रीकल्चर के साथ लिंक्स कर सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन द मेजर पार्ट ऑन द रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून, और इसका जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। जीएस पेपर 3 में पूछ रहा है, तब ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी का फीचर्स कुछ इसमें नहीं डालेंगे, बस इंट्रोडक्शन में डालेंगे कि इंडिया एक मानसूनल टाइप ऑफ द क्लाइमेट है, और इसमें साउथ वेस्ट की जो मानसून होता है एक्टिव 80-70% जो कि इसी से रेन होता है और रेनफॉल होती है, और इसी से इंडिया का एग्रीकल्चर लगभग 80% जो कि डिपेंडेंस होता है। और इंडिया के एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसने मोर देन 50% वर्क जो कि पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। हालांकि वो दूसरी बात है कि ये जो है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं करता, बट इनडायरेक्टली ये अच्छा खासा जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में ये जो कि अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे पीडीएस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सब्सिडी कितनी तरीके से कैसे काम करती है बुची को। फूड प्रोसेसिंग, जैसे फूड प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे टमाटर की कभी दाम 200 रुपये किलो, कभी 20 रुपये किलो बिकता है, तो इसको आपको प्रोसेसिंग करना चाहिए। मिल्क है, मिल्क को ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते क्योंकि पेरिसेबल गुड्स है, मिल्क को कैसे जो है कि रख कर सकते हैं, चीज़ को लीजिए। फिर लैंड रिफॉर्म किस तरह से काम करता है, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ और इंडिपेंडेंस होने से पहले किस तरह का लैंड रिफॉर्म था, विनोबा भावे का जो था। अब आप कहेंगे तो वो तो जीएस पेपर 1 में पूछ रहा था, जो इंडियन हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर, उसको यहाँ भी डाल सकते हैं दोस्तों। आपके पास ये आइडिया होनी चाहिए कि कैसे यूटिलाइज करना है। तो लैंड रिफॉर्म के बारे में देख लीजिए, फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके प्राइवेटाइजेशन का, तो आप कहेंगे उसमें पढ़े थे पेपर नंबर 1 में सोशल इशू में, तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए हमें कहते हैं ना कि ऐसे ऑप्शनल पेपर को चूज करना चाहिए आईएएस के में जब होता है। हालांकि पीसीएस में अब नहीं है ऑप्शनल पेपर, जब ऑप्शनल पेपर हम चूज करते हैं आईएएस में तो बड़े दिमाग में रखते हैं कि क्या हमारा जीएस पेपर को भी काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लोग प्रेफर करते हैं ज्योग्राफी को कर लीजिए, आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं पीएसआरआई पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लीजिए, जीएस पेपर 2 एथिक्स इंटीग्रिटी कर लेगा। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास ऊर्जा का सोर्स क्या है, जो बंदरगाह होते हैं वो कैसा है, आपके यहाँ रोड कैसा है, एयरपोर्ट कैसा है, रेलवे कैसी है आपकी। एयरपोर्ट में पूरे देश का आम नागरिक कर लीजिए। फिर रोड के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर पोर्ट को ले लीजिए सागरमाला योजना, ठीक है, भारतमाला। एनर्जी को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सोलार विंड्स के लिए काम करे इंटरनेशनल सोलार ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो लीजिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी होती है, डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, कोई डिजीज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें। फिर उसके बाद अचीवमेंट जो किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, जैसे हमने चंद्रयान 3 पे अब लैंड किया, तो वो हमें पता होना चाहिए कौन से जो कि लॉन्च व्हीकल से गया, हम उसके क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगी और ह्यूमन विकास के लिए किस तरह से काम करेगा। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आगे है, कहते हैं कि अवेयरनेस अबाउट द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में आपके अवेयर होना चाहिए, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है,
फिर सोर्स ऑफ द एनर्जी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड इशू जो IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और डिजिटल राइट को लेकर के। इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करते हैं जब हम कहते हैं ना इकोलॉजी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपका इकोसिस्टम, उसको कंजर्व करना है, फिर जैव विविधता वगैरह आ जाती है, पर्यावरण आ जाता है, फिर उसके बाद प्रदूषण आ जाता है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, उस चीज़ को लेके बात करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी का भी, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का भी इशू आता है। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आप न्यूक्लियर प्रोफाइल है, जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, पता चले इंडिया में रखे हैं, कोई लीक कर दिया, इंडिया के लिए खतरा बन गया। फिर उसके जो नक्सलिज्म है, जो वो आतंकवाद है, या फिर बोले नक्सलवाद लोग हैं, उनसे कैसे हमें जो कि निपटना चाहिए। जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया है, ईस्टर्न इंडिया वाला जो पार्ट पड़ता है, इसको लेकर के। फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से हैं, जैसे मान लीजिए पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्म फोर्स है, उनका रोल कैसे है। फिर इसके बाद आएंगे एग्रीकल्चर में कि इशू क्या है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में इशू क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर के है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जनरल स्टडी पेपर 4th के बारे में। जी स्टडी जो जनरल 4th पेपर होता है, ये आपका जो हम पेपर 1, 2, 3 पढ़े हैं, उन्हीं से 50% कवर करता है। 50% आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कवर करता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स नहीं है। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एथिक्स क्या होता है, फिर एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, प्रोबिटी क्या है, केस स्टडी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आपके अपने अंदर से निकालना होगा। सपोज करिए आप चाय पी के जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में आपको जो है कि 1 लाख रुपए गिरा हुआ मिल गया, तो वो 1 लाख रुपए क्या करेंगे, पुलिस को देंगे या फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल होते हैं, तो उसमें आपकी इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। उसके बाद ये भी कहा जाता है, सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, IAS ऑफिसर हैं, और आपके पास एक गरीब दुखिया लेकर के पेपर आता है, कहता है कि सर मेरा ये फंसा हुआ है, इतना देख लीजिए कैसे क्या करना है। आपको बहुत अर्जेंट कोई मिनिस्टर के साथ जो कि मीटिंग है, तो उस केस में क्या करेंगे आप। तो ऐसे चीज़ें होती हैं एथिक्स इंटीग्रिटी में। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, बस जो पढ़े हैं पेपर नंबर 1, 2, 3 में, और आप अपने जो 25 साल 30 साल की लाइफ जिए हैं, उसमें क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस किए हैं, उस चीज को लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो पेपर ऐड किया गया है स्पेशल, ठीक है, क्या है स्पेशल। स्पेशल स्पेशल क्या है, स्पेशल 2 पेपर बना दिए हैं, पेपर 5 और 6 जो है 2 पेपर बना दिए यूपी स्पेशल से। अब आप समझिए हिस्ट्री क्या है यूपी की, सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, एंशियंट यूपी में क्या है, आर्किटेक्चर क्या, ताजमहल का क्या आर्किटेक्चर है, आगरा के किला जो है कि वहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद पोस्ट 1857 के बाद किस तरह के इंडिया के लोगों का जो कि रोल था यूपी के लोगों का इन इंडियन स्ट्रगल में। मंगल पांडे को ले लीजिए, ठीक है, चिट्टू पांडे जो भी लोग थे। अर्बन रूरल ट्राइबल्स इशू क्या है उसको ले लीजिए। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इंडिया में, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही सब लिखना है जो आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़े थे। अब ऐसा नहीं है कि आपके लिए जब स्पेशल आएंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यूपी का बता। हाँ इतना जरूर है कि जो असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कहीं 2 हाउस है, कहीं 1 हाउस है, कहीं पे काउंसिल है, कहीं पे नहीं। तो यूपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, तो इसलिए स्ट्रक्चर अदर स्टेट से थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर डिस्कस कर लिए, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस किया गया है, फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस के बाद एक कमीशन है जो हम यूपीपीएससी की बात करते हैं। ऑडिट, एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट क्या। मतलब क्या है कि अगर आप पूरा प्रॉपर पढ़े हुए हैं लक्ष्मीकांत तो आपका 70% ना वहीं से कवर हो जाता है। बस ये बुद्धू बनाने के लिए, समझिए मैं वर्ड यूज का, बुद्धू बेवकूफ़ बनाने के लिए कमीशन ने ड्रॉ कर दिया कि आप फंसे रहो, अलग से बुक पढ़ो। ऐसा नहीं है, आप पढ़ लीजिए एक बार DD बसु लक्ष्मीकांत NCERT,
तो आपको बस हल्का सा फिल्टर करना होता है, गाइडेंस लेकर के निकल लेना होता है। फिर उसके बाद रिलेटेड सिक्योरिटी क्या है यूपी में, फिर यूपी की जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी किस तरह से काम करती हैं, लोकायुक्त से नोट कर लिए। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इशू क्या है, सिक्योरिटी इशू में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका क्या है, फिर जो एक्सटर्नल रूल है उनका किस तरह से होती है, बेसिक रूल साइबर टेक्नोलॉजी ये सब तरीके है। फिर उसका सिविल डिफेंस क्या है, फिर मेडिकल हेल्थ क्या है, स्टेट का एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो ये तो मान लीजिए स्पेशल करना पड़ेगा। यूपी का करंट अफेयर्स ले लीजिए, जल शक्ति मिशन है इसके बारे में करना पड़ेगा, एनजीओ यूपी इसके लिए, टूर एंड टूरिज्म के लिए उसके लिए बात करना पड़ेगा। फिर इनोवेशन यूपी में किस तरह से होना चाहिए, किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, उसको लेकर के आपको बात करनी पड़ेगी। इसके बाद जब पेपर नंबर 6 की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स का आ जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आ जाता है कि यूपी में क्या है, फिर यूपी का इन्वायरमेंट कैसा है, यूपी की ज्योग्राफी कैसी है, यूपी में कौन सी नदियाँ बहती हैं, उन नदियों का जो कि सोर्स क्या है, उनका एरिया क्या है, वो एग्रीकल्चर में किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। यहाँ देखिए इकोनॉमिक की बातें बात करें, मेन फीचर्स क्या है, फिर स्टेट का बजट कैसा होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और फिजिकल रिसोर्स कैसा है इस चीज़ को लेकर के। फिर इसके बाद यूपी का जो कि ट्रेड कैसा है, कितना परसेंट ट्रेड हो रहा है, कौन से एरिया कॉमर्शलाइज की गई, कौन से एरिया जो कि ट्रेड इंडस्ट्रियल रिच है, कहाँ पे नेचुरल रिसोर्स यूपी में ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसके बाद पढ़ा जाता है स्कीम जो है, प्रोजेक्ट है, प्लानिंग डेवलपमेंट क्या है, और यूपी में इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, जो निवेश करने की पद्धति है वो कैसी है। फिर उसके बाद पब्लिक फाइनेंस क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिर प्लानिंग कैसा किया जाता है, मैनेजमेंट कैसा है किसका, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, यूपी में जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है वो किस बेस पे है, रिन्यूएबल है, पारंपरिक है या गैर पारंपरिक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की बात की जाती है। इसके बाद किया जाता है डेमोग्राफी है, फिर मतलब यूपी में किस तरह की पॉपुलेशन है, कितनी वर्किंग एज है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन जो है सेंसस यूपी में कैसा है किस हिसाब से। फिर उसके बाद यूपी की एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कितना है, कितनी क्रॉप्स कैश क्रॉप में आती हैं और कितनी जो कि फूड क्रॉप में आती हैं, कौन से रीजन में कौन सा जो कि फसल यूपी में उगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप गेहूं चावल लगभग उगाया जाता है, मोटा अनाज कुछ जगह किया जाता है, अगर बुंदेलखंड बघेलखंड वाला रीजन देख लीजिए। तो मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर का रीजनल एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए। फिर यूपी की जो फॉरेस्ट्री जंगल की पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए, एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर की डाइवर्सिटी क्या है, एग्रीकल्चर में जो यूपी का उसका प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जनरली लोग गेहूं चावल उगा देते हैं, वो क्या वाटर इंटेंसिव हो, वाटर को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनको क्या है कि एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट किया जाए, मतलब क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप्स जो है उसका जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन या फिर अलग अलग और भी चीज़ें की जाए। फिर यूपी की ज्योग्राफी कैसी है, हिमालय रेंज से लगती है, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती, गंगा यमुना गोमती, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी गंगा यमुना की जो कि रिवर हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरी उसके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा जो कि ड्रेनेज सिस्टम, किस तरह का वेजिटेशन क्लाइमेट, ठीक है, इरिगेशन और इरिगेशन वगैरह स्ट्रक्चर है। फिर कौन सा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में जैसे पड़ता है, फिर जिम कार्बेट है या फिर और जो भी उत्तराखंड का जो है। फिर यूपी में कितने जो कि नेशनल पार्क हैं, कितने बायोस्फीयर हैं, उनका क्या फीचर्स है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्या है इंडिया में, जो कि स्टेट का जो स्टेट हाईवे होता है उसका और नेशनल हाईवे का किस तरह का रेशियो है, रूरल रोड किस तरह से है, पावर रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह के है, जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, रोड बिजली ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है यूपी में, पॉल्यूशन कितना होता है। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल इशू क्या है, ठीक है, फिर यूपी में। फिर उसके बाद यूपी में इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, वाटर कैसा है, एयर कैसी, फॉरेस्ट कितना है, ग्रास लैंड कितना है, वेट लैंड कितना है उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में। फिर क्लाइमेट चेंज जो कि एक ग्लोबल इशू है उसका यूपी में किस तरह से इम्पेक्ट करता है। फिर उसका वेदर
फुटप्रिंट के बारे में बात की जा रही है। फिर उसके बाद हैबिटाट, इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एडजस्टमेंट, फाउना फ्लोरा विद रेफरेंस ऑफ द यूपी। यूपी में कौन से एनिमल या फिर किस तरह के पौधे, पेड़ पौधे, एनिमल पाए जाते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, यूपी में क्या है, किस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप गवर्नमेंट कर रही है। फिर उसके बाद एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर कई तरीके से, जैसे एक्वाकल्चर जो पानी में किया जाता है, सेरीकल्चर है, फ्लोरीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एरबोटिक कल्चर है। फिर इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है एनवायरनमेंट में या फिर डेवलपमेंट में, इवॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का कितना कंट्रीब्यूशन इंडिया के यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसा है। तो मैं जो अब दोस्तों बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर आप होलिस्टिक स्टडी कर रहे हैं तो आप 70% जो है कि कवर कर सकते हैं। आपका जो 70% सिलेबस आपका जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 से होगा। और जो पेपर नंबर जो स्पेशल है पेपर नंबर 5 एंड 6 जो है ना, ये इनका आपको 90% कहाँ से मिलेगा, आपका इन्हीं से मिलेगा, ये इनसे जीएस पेपर 1, 2, 3 से ही मिलेगा। बात समझ गए? तो ये हमने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या डिस्कस करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए और मैंने डिस्कस किया। दूसरी चीज, आप अगर इसको पूरा लेक्चर देखे हैं तो आपके लिए एक सजेशन है कि नीचे गए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करिए टेलीग्राम पे, आपको ये जो है कि पूरा जो कि पीडीएफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन 2023 का मिल जाएगा और वहां से अपलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। और जल्द ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन करेंगे और सिलेबस के साथ, ठीक है। तो इसमें हमने कोशिश किया कितने तरीके के कैसे एग्जाम होते हैं, क्या होता है। जनरली होता है कि लोग सारे बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, लेकिन जनरली होता ये है कि कुछ सेलेक्टेड पॉइंट से ही सवाल पूछे जाते हैं। यही पता होना चाहिए एक कंपटीटर को, जो पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में या बहुत जल्द अगर निकाल लेते हैं तो उनके लिए यही प्लस पॉइंट होता है कि उनको पता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, नहीं पढ़ना है। इधर क्लियर? तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसको पसंद किए होंगे और करेंगे भी, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड कहाँ है, कहाँ से सवाल ज्यादा आते। हम सिलेबस भी रखेंगे अपने सामने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के और मेंस के भी रखेंगे, और इंटरव्यू का भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने यूपीपीसीएस का सिलेबस डिस्कस किया। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।